नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन एकेडमी। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो के अंदर देखा था, मैंने बताया था कि आज से हम लोग JSO JEE एग्ज़ाम जो कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निकाला है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसकी 114 जो पोस्टें हैं उसका फॉर्म जिसने भी भरा है उसकी सिलेबस वाइज तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुख्य भाग है जो कि 120 क्वेश्चन उसी के आने वाले। तो हम लोग सबसे पहले उसी की बात करेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, कि इसका क्या सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमको दे रखा है एनवायरनमेंट का जनरल नॉलेज। एनवायरनमेंट के जनरल नॉलेज के अंदर ये बोल रहा है कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे, जो लास्ट में हमको दे रखा करंट अफेयर्स उसके साथ में, है ना। वहाँ पे हम लोग पुरानी बात भी करेंगे, नई बात भी करेंगे। ये लास्ट में दे रखा है रीजनिंग, इसके साथ में करंट अफेयर्स, यहाँ इसकी बात करेंगे इस पहले वाले टॉपिक। तो अभी हम लोग इस वाले टॉपिक की तो बात नहीं कर रहे। इसके तो दूसरे वाला पॉइंट है जो है हमारे पास में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये वाला पार्ट, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर NGT पॉल्यूशन इंडाइसेस वगैरह की सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोसेसेस की। एनवायरमेंटल प्रोसेसेस से स्टार्ट कर, इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको टेक नोट से PDF में जिस तरह से भी पॉसिबल हो पाएगा वो सब चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। लास्ट तक भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वीडियो के अंदर कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एनवायरमेंट प्रोसेस के। एनवायरमेंट प्रोसेस का जो पहला शब्द है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है ये हम लोग बचपन से, हमारे जो छोटी क्लासेस के अंदर भी एनवायरनमेंट की बुक्स आती थी, उसके अंदर भी इसकी परिभाषाएं थी, पर यहाँ पे थोड़ी ब्रॉडली अलग अलग लोग क्या सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट जिसका मतलब होता है इनसर्कल या सराउंड करना। मतलब ये हुआ कि चारों तरफ अगर कोई एक शख्स, एक जीव, एक पौधा, एक पेड़ या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव, बहुत सारे पेड़, उनको एक समूह या एक यूनिटी माना जाए तो उनके चारों तरफ जो भी चीज़ है ना वो सब एनवायरनमेंट है। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ ये जो भी चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट, तुम लोग भी एनवायरनमेंट में आओ, ठीक है। अब वो तुम लोग फिर सोशल एनवायरनमेंट में आ जाओगे, बात वो अलग है, पर बाकी सारी चीज़ें जो सब एनवायरनमेंट में है। इस एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स हैं, है ना। शायद 10th क्लास के NCERT के अंदर हम लोग बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के दो फैक्टर हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जैविक घटक की बात करें तो जीव जंतु मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप जितने भी हैं सारे, स्वयंपोषी, विषमपोषी, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, वायरस सब कुछ आ जाएंगे किसमें, बायोटिक। एबायोटिक कौन होंगे, जो कि जीव जंतु नहीं, निर्जीव, जैसे जल, सॉइल, एयर, है ना, ये टेम्परेचर, लाइट, ये सारी आ जाएंगी एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे टोटली अगर हम लोग बात करें तो एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, तो एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ का सोशल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट बॉडी का, और बात करें तो केमिकल फैक्टर जितनी भी गैसें, पॉल्यूशन वॉल्यूशन जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब मिला करके हमारा एनवायरनमेंट बनाएगा, चाहे वो इंसान का बनाया हुआ हो, चाहे वो नेचर का बनाया हुआ। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आगे है कि भाई जो इसमें ये एक शब्द आया है बायोलॉजिकल। तो ये बायोलॉजिकल इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर क्या कंटेंट होता है, तो इसके अंदर बायोस्फीयर आ जाता है। बायोस्फीयर मतलब जितना भी बायोटिक सब्सटेंस है इस दुनिया का, चाहे हाइड्रोस्फीयर मतलब जल में हो, चाहे लिथोस्फीयर मतलब थल पे हो, चाहे एटमॉस्फेयर मतलब इस वायुमंडल में हो, जितना भी वो होगा सब बायोस्फीयर में आ जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग कि ये जियोग्राफर्स क्या मानते हैं, मतलब भूगोल विज्ञानी, भौगोलिक सब्सटेंस को समझने वाले लोग क्या मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है वो दो तरह का, एक तो होता है मैक्रो एनवायरनमेंट,
एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? जैसे कोई बीज पनपता है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु बड़ा हुआ हो, पैदा हुआ हो, रिसेंटली पैदा हुआ हो, तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो जिसके एक्सपोजर में सबसे पहले जाएगा वो होगा मैक्रो एनवायरनमेंट। आज हम लोग, जब हमारा जब जन्म होता है तो हम सबसे पहले किस चीज़ के टच में? सबसे पहले हम लोग टच में आते हैं एयर, उसके अंदर उपस्थित पानी, उसके अंदर सॉइल और आसपास के शोर के टच में आते हैं। तो ये हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसमें? मैक्रो एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं माइक्रो, इसको डिटेल में पढ़ना है माइक्रो एनवायरनमेंट। ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? तो किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज, यानी कि जैसे मान लिया मैंने कोई शेर, कोई कुत्ता, एक इंडिविजुअल प्राणी, एक इंडिविजुअल जीव, पौधा, पेड़, पशु पक्षी, कोई भी, उसके ही बारे में, उसी की लाइफस्टाइल और लिविंग के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे मान लो मेरे बारे में बात करें तो मेरे किस बारे में, मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है जिसके अंदर मैं रहता हूँ? जैसे मेरा घर, मेरे पीछे गार्डन, बाहर पार्क है ना, एग्रीकल्चर फील्ड, मेरा कोई खेत है तो उसके बारे में ये सारी बात करेंगे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके बारे में, मैं कहाँ पढ़ा हुआ हूँ उसके बारे में, मेरी फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, ये हो जाएगा माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? इज ए पर्सनल एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज अटैच्ड विद हिज लाइफस्टाइल एंड लिविंग। फॉर एग्जाम्पल हाउस, गार्डन, पार्क, एग्रीकल्चर फील्ड, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, etc। तो अगर हम लोग बात करें कि इसको और किस नाम से जाना सकता है, माइक्रो एनवायरनमेंट को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या फिर इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं कि ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसके बारे में और लोग क्या सोचते हैं। जैसे व्यवहार विज्ञानी या जो इंसान की प्रकृति को समझने वाले लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो क्या मानते हैं? वो बोलते हैं कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो उसके सोशल एनवायरनमेंट को कहते हैं, कि वो कैसे व्यवहार करता है लोगों के साथ में, वो है उसका माइक्रो एनवायरनमेंट। उसी दौरान फिर अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेडिकल जियोग्राफर्स क्या कहते हैं? तो मेडिकल जियोग्राफर्स कहते हैं कि उसके फिजिक और उसका कल्चर, किस तरह का खान पान, किस तरह के लोग जिसके साथ वो रहता है, वो हम लोग माइक्रो, मतलब दो चीज़ें थोड़ा बढ़ा दिया है इसको, वो बोलेंगे हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं बायो साइंटिस्ट क्या कहते हैं। बायो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट आता है इसके अंदर दो फिनोमेना है, एक तो है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक क्या चीज़ है। तो भैया देखो, जो भी शरीर निर्माण में काम नहीं वाला शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि जनरली जो शरीर निर्माण के समय काम आती है चीज़ें, जैसे फूड और एग्रीकल्चर फील्ड्स, है ना, ये तो है ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जो बचा हुआ, जैसे बाहर उपस्थित पानी, बाहर उपस्थित गैसें, बाहर उपस्थित सॉइल, बाहर उपस्थित जितने भी दूसरे फिनोमिनाज है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सारे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, प्रकृति के अंदर जो है वो सारी चीज़ें। और जो खुद इंसान खुद के लिए कर रहा है या कोई जीव खुद के लिए कर रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी किसमें? ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, ये बात करी इन्होंने बायो साइंटिस्ट ने। अब बायो साइंटिस्ट ने एक और चीज़ बताई कि एनवायरमेंट हेल्थ क्या होती है। एनवायरमेंट हेल्थ की अगर बात करें तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो हमें प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? इसे पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ। कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे मान लो मैं घर के बाहर गया, तो घर के बाहर जाने पर गार्डन के अंदर मैंने फ्रेश एयर ली, तो सभी जने जाकर के वहाँ फ्रेश एयर ले सकते हैं। फ्रेश एयर लेने का मतलब हुआ कि वहाँ जाने पर एनवायरमेंटल हेल्थ मेरी क्या होगी? सही होगी। तो उसे मैं बोलूँगा क्या कि वहाँ पे मेरा एनवायरमेंटल हेल्थ सही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पब्लिक हेल्थ है, सबके लिए एक ही जैसी चीज़ काम में आती है। पॉल्यूशन फैलेगा, सबको बीमार करेगा, ये होती है एनवायरमेंट हेल्थ। चलिए, ये बात हो गई है हमारी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये जितने भी पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ये सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यही नोट्स हैं आपके, इसी से आपको पढ़ना, इसी से आप पढ़ सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ें सारी कवर हो जाएगी इसके अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने पूरे अच्छे से एनवायरनमेंट की बुक्स को ढंग से पढ़ा है, उससे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। बिल्कुल भी मन में डाउट मत रखिएगा, मैं लास्ट तक सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम सबसे पहले 4 कंपोनेंट की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर थलमंडल स्थलमंडल या बायोस्फीयर जीवमंडल, ये 4 चीज़ें आती हैं। इसमें से पहला मंडल हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर जो है उसकी बात करेंगे। एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलेंगे वायुमंडल। अब ये हम लोगों ने ली है हमारी अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये लेयर है। किसकी लेयर है? मेनली गैसों से भरी हुई लेयर है। ये जो लेयर्स हैं इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। इस गैसों से भरी हुई लेयर के अंदर 0 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम लोग वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 4 लेयर आ जाएगी, 1 2 3 4। इसमें 4 लेयर्स में कौन कौन सी लेयर्स हैं? तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनाइजेशन स्फीयर, जिसे हम लोग थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। 4 तरह की लेयर्स है। ट्रोफो, मीजो, स्ट्रेटो, आयनो या थर्मोस्फियर। ठीक है, अब इसे हम लोग एक बार पढ़ करके देखते हैं कि ये क्या जानकारी हमें दे रहा है। तो जी देखिए, ये बोल रहा है कि जो वर्चुअल ओशन है ना, ओशन की जो सरफेस है वहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर तक हम लोग जो थिक लेयर है उसे हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर। सारी की सारी गैसेज हैं। अब ये काम क्या करता है एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ में? जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वहाँ लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही किसी भी और प्लेनेट के ऊपर। एटमॉस्फेयर लाइफ सर्वाइविंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली जो हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उस तरह के जीवों को सर्वाइव करने के लिए। हो सकता है किसी और तरह के जीवों के लिए अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए हो, पर हम लोगों के लिए तो यही क्लाइमेट की ज़रूरत है। इस क्लाइमेट के अंदर ये काम क्या करता है एटमॉस्फेयर? तो ये क्या करता है, सनलाइट से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं, IR है, IR फिर भी इतनी हानिकारक नहीं है, पर अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जिस तरह की आती है वो उसमें से कॉस्मिक रेज आती है, क्योंकि एक स्टार है, स्टार में से कॉस्मिक किरणें आती है, तो उन कॉस्मिक किरणों से हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है ये सारी गैस का बाहरी आवरण हमारे पृथ्वी की चारों तरफ जो है। इसके अंदर मेनली कौन गैसेज हैं? तो ये सारी की सारी गैसेज को मैंने लिख रखा है। इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स मेन आते हैं, 2 तरह के, एक तो मेजर कंपोनेंट और एक माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएगी। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.09% है। ऑक्सीजन कितनी है? 20.94% है। ये याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन को 21 कर लो, उसको 78 कर लो, बचा 1%। 1% में माइनर कंपोनेंट है। माइनर कंपोनेंट में भी सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो माइनर कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा अपने को याद रखना है, माइनर कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा है आर्गन। 14वें नंबर पे मैंने लिख रखी है आर्गन, और उसके बाद में है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो यूँ बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, फिर आर्गन आ जाएगी। तो ये हमारे पास में हमारे ये नेक्स्ट है कि भाई ये माइनर कंपोनेंट्स के अंदर है। उसके बाद में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन भी है, आयोडीन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, और मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सारी गैसेज इसके मेन पार्ट होते हैं। इसमें से आपको पढ़ना है इंडिविजुअल कि भाई इसमें कौन कौन से स्फीयर्स हैं अब हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 4 तरह की लेयर्स का बना हुआ, मैंने अभी बात बताया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थर्मोस्फेयर क्या चीज़ है। थर्मोस्फेयर क्या चीज़ है? थर्मोस्फेयर क्या है? तो मैंने अभी आपको इसमें डायग्राम में बताया था कि भाई जो अर्थ की सरफेस है उससे 11 किलोमीटर ऊपर तक, 0 से 11 तक जो हमारा गैसीय आवरण है, जिसके अंदर मेनली कंपोनेंट्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, मेन कंपोनेंट्स। अदर गैसेस तो हैं, ये मेन कंपोनेंट्स। ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इसी की वजह से इनके अंदर ये जो ह्यूमिडिटी है उसके ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र की वजह से ही इसमें बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र। और ये क्या है आपको पता है? संवहन पवनें जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पृथ्वी में घूमती रहती हैं, उनकी वजह से ही थारे थंडर्स आते हैं, थारे स्टॉर्म्स आते हैं, जितनी भी आंधियाँ, बारिश वगैरह सब कुछ होना, बादल बनना, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, सारी चीज़ें इसी की वजह से आती है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर का 70 से 75% भाग है वो ट्रोपोस्फेयर का है। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री या 56 डिग्री, -56 डिग्री तक को हम लोग इसके ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बात और याद रखनी है आपको कि जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें एक शब्द आएगा ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या चीज़ है?
भाई ये अर्थ की सरफेस, यहाँ से मैं ऊपर गया 11 किलोमीटर, तो ये जो लास्ट एंड है जहाँ पे टेम्परेचर -56 डिग्री है, ये एरिया, ये सीमा बनाता है, ये सीमा ही हमारी होगी ट्रोपोपोज। अब ये ट्रोपो और पोज क्या शब्द है? ट्रोपो मतलब होता है चेंज, पोज यानी रुक जाना, जहाँ पे जाने के बाद फिर चेंज होने रुक जाते हैं उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। समझ में आ गया? तो ट्रोपोस्फीयर के सबसे ऊपर की लेयर ट्रोपोपोज है, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो शार्प बाउंड्री है, यहाँ पे एकदम टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है, वेरी कर रहा है, एकदम से टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। टेम्परेचर माइनस में क्यों जाएगा उसका कारण समझाता हूँ, उसका कारण समझो। कारण देखो, ये हमारा सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जब सूर्य की किरणें आएगी तो ये अर्थ की सरफेस द्वारा, सरफेस पर कई सारी चीजें होती है, उनके द्वारा क्या हो गई? अवशोषित हो गई, ये अवशोषित हो गई। अच्छा, यहाँ पे अंदर गैसेस भी हैं, वो गैसेस भी इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हमारे पास में नया जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल कहता है कि भाई जो चीज़ हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो वापस एमिट भी करेगी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों चलता रहता है। तो ये वापस से छोड़ेगी, तो जब ये छोड़ती है वापस, तो क्या होता है कि यहाँ जो गैसीय आवरण है, ये गैसीय आवरण इस हीट को यही रोके रखता है। ठीक है, ये जो गैसीय आवरण रोकता है, इसीलिए यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर हो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इससे कम ज़्यादा होता रहता है विभिन्न एरिया के अंदर, पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग वेरी करता है। अब ये जो ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोपोज आ गया, वहाँ तक जाते जाते क्या होता है कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे कम डेंस होने लगता है, कम घनत्व वाला हो जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए इस जगह जाने के बाद में -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन आपको आना चाहिए, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। फिर आ गया नेक्स्ट आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब ये स्ट्रेटोस्फियर क्या चीज़ है? तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोपोज आ गया 11 किलोमीटर, उससे लेकर के ऊपर 50 किलोमीटर तक का एरिया स्ट्रेटोस्फियर है। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है ओजोन। पानी है ही नहीं वहाँ पे, बहुत ही ट्रेस में होगा तो भी बाकी नहीं। ओजोन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको वो वहीं रोक लेती है। अब पता चला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर होल हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर्स नीचे आती है। वो बात एक बाद की बात है, ओजोन डिप्लीकेशन क्यों हुआ उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं कि उस एरिया के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन कैसा रहता है। तो मैंने बताया जो ट्रोपोपोज है वहाँ पे -56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊपर का जो डेंस एरिया उस पर लगातार सनलाइट गिर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब स्ट्रेटोस्फीयर की बाउंड्री आती है 50 किलोमीटर तक, वहाँ पे चला जाता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये इस चीज़ के, इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में, नेक्स्ट है मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर की बात करेंगे। मीजोस्फीयर क्या चीज़ है? मीजोस्फीयर मेनली जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म होता है उसके बाद में ऊपर की तरफ 85 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर का जो भाग है वो मीजोस्फीयर। ये मीजोस्फीयर के अंदर, मीजोस्फीयर की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर कोई गैसेस वैसेस नहीं है, खाली बात। गैसेस भी है तो वो आयनिक कणों के रूप में है, मेन ऐसे गैसेस भी। आयनिक कण भी कौन सी, जो बाह्य मंडल और इस स्ट्रेटोस्फीयर से जो जाती वो वाली गैसेज हैं। तो इसमें मेनली ये O2+ और NO+ इस तरह के आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, क्योंकि अंदर कोई एनवायरनमेंट इतना नहीं है, डेंस नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जितने भी टेम्परेचर वेरिएशन होंगे वो नेगेटिव होंगे। मतलब क्या हुआ कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता जाएगा टेम्परेचर, और जब मीजोस्फीयर का लास्ट पार्ट आएगा 85 किलोमीटर का, तब जाते जाते -92 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर कम होता रहता है इसके अंदर। आगे बात करते हैं मीजोस्फीयर के बाद में थर्मोस्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर की। थर्मोस्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर हमारी अर्थ का सबसे बाहरी भाग है, बाह्य मंडल। ये 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का माना जाता है, पर 500 किलोमीटर एक रेंज जनरली डिसाइडेड है, इसीलिए हम लोग उसकी बात करेंगे। वहाँ क्या होता है कि
ऑक्सीजन और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो डायरेक्ट संपर्क में आती है कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के। उसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में बदल जाती है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस O2+, O+ और NO+ के रूप में। यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसके अंदर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वेरी करता है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसमें। जो हमारा मीजोपोज था वहाँ पे था -92 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के अंदर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी में है, इसीलिए इसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा आयन इसी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है इनके अंदर, इन लेयर्स के अंदर, एक तो आपको डिस्टेंस रेंज, और एक बात आपको याद रखनी टेम्परेचर वेरिएशन और कौन कौन से आयन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके आप चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, लिखना चाहो तो ये आप याद कर लीजिएगा। वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का वीडियो यहीं तक रख रहा हूँ मैं। कंटिन्यू मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, लास्ट तक ये सारे नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, सारा कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस पढ़ते रहो। एक तुम्हारी जिम्मेदारी है, शेयर कर दो ताकि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने के अंदर। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई चीज़ रह गई हो तो इसके अंदर अगले वीडियो में और कवर कर देंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।